बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 11 के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओवरऑल ये ऑनलाइन लेक्चर्स में से आपका 22nd लेक्चर है। तो कल के लेक्चर में आपने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, फिर स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स पढ़ी, जिसमें आपने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा। आज हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? पहली है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरी है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाम से इजाहर है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखें, मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपको पता है कि रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ पर मुश्तमिल होती हैं और हर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो डेफिनेट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं उनको या तो एब्जॉर्ब करता है, और अगर वो एब्जॉर्ब करके अपने आप को गर्म करता है, फिर जब वो ठंडा होता है तो वही वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो है वो क्या करता है, एमिट करता है। यानी जिस वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब किया होता है गर्म होने के लिए, उसी वेवलेंथ को वो जो है वो एमिट करता है। एमिट का मतलब खारिज करता है, ठीक है। और उनके दरमियान जो वेवलेंथ के दरमियान या जो आपकी रेडिएशन हैं, जो लाइंस हैं, जो कलर्स हैं, उनके दरमियान जो गैप होता है वो भी डेफिनेट होता है अकॉर्डिंग टू एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी ये एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसने किस वेवलेंथ को जज़ब करना है और उनके दरमियान क्या गैप रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, पहले एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम देखें। कहता है कि व्हेन सॉलिड्स आर वोलाटिलाइज्ड, जब वो गर्म हो चुके होते हैं, और एलिमेंट आर इन देयर गैसियस स्टेट आर हीटेड टू हाई टेम्परेचर और सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यानी कोई एलिमेंट पहले वोलाटिलाइज कर दिया जाए, वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, या किसी एलिमेंट जो गैसियस स्टेट में हो उसको हाई टेम्परेचर या बिजली गुजार कर क्या किया जाए, गर्म किया जाए। अब बड़ी अहम बात, रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आर एमिटेड, यानी वो पहले से जज़ब कर चुका है, गर्म हो चुका है। क्या हो चुका है? गर्म। जब इसने ठंडा होना है तो खास वेवलेंथ के रेडिएशन को उसने क्या करना है, एमिट करना है। और ये देखें, ये फर्ज करें आपके पास हीटेड एलिमेंट है, ये देखें, ये एनर्जी आप उसे पहले दे चुके हैं, और अब वो एनर्जी को, जो उसने जज़ब शुदा एनर्जी है, वो क्या कर रहा है, वो एमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। और ये दरमियान में एटम है और आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो उन्होंने रेडिएशन को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया था पहले इस एनर्जी को, और अब वो रेडिएशन जो उसने एब्जॉर्ब की थी ठंडा होने के लिए, वही रेडिएशन एमिट कर रहा है। रास्ते में अगर डिटेक्टर है, अब जो वेवलेंथ उसने यहाँ पे जज़ब की होगी वही यहाँ पे एमिट करेगा। अब जो वेवलेंथ यहाँ पे एमिट करेगा उसका पॉइंट ब्राइट हो जाएगा और इनके दरमियान डार्क स्पेसेस आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन कंटेन ब्राइट लाइन। इसमें ब्राइट लाइन होती है क्योंकि एमिट हो रही है रेडिएशन, या की वेवलेंथ क्या हो रही है, एमिट हो रही है, और अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड बाकी सारा कुछ क्या होगा, डार्क होगा। और सिर्फ वो इससे जो वेवलेंथ है एमिट होंगी, जो उसने एनर्जी जज़ब करने, गर्म होने के दौरान जज़ब की होंगी, वही वेवलेंथ वो क्या करेगा, एमिट करेगा। और उस एमिशन के दौरान वही पॉइंट, वही वेवलेंथ के हिस्से रोशन नजर आएंगे डिटेक्टर पे, और बाकी सारा कुछ क्या होगा, डार्क होगा, यानी आप उसे कह देंगे डार्क बैकग्राउंड होगा। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस और दरमियान में डार्क लाइंस होती हैं। लेकिन अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो उलट है। देखो, वहां पे पहले आप उसे एनर्जी दे चुके थे, ये देखें, और बाद में उसने एमिट की थी। यहां पर हम क्या करेंगे, गर्म नहीं है, ठंडा है, अब इसे एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो यहाँ पे जज़ब करेगा, एटम या मॉलिक्यूल वो जज़ब करेंगे। लेकिन फर्ज करें इधर गर्म कर चुके थे, इसने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले जज़ब की थी वो बाद में ठंडा होने के लिए एमिट की। अब इसी एलिमेंट को सपोज करें, आप जब ठंडी हालत में गर्म करते हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर पास करते हैं,
तो वो वही वेवलेंथ वो क्या करेगा, जज़ब करेगा जो पहले वो एमिट कर रहा था। अब क्या होगा, डिटेक्टर वहां पे जो एब्जॉर्ब करेगी, वो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा वहां पे डार्क स्पॉट आ जाएंगे और बाकी वेवलेंथ को वो क्या कर देगा, गुजार देगा। ठीक है, और वो वहां पे क्या आ जाएंगे, ब्राइट स्पार्क आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू गैसियस सैंपल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट से गुजारते हैं, द एलिमेंट एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ, वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, एंड रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ पास थ्रू, यही मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, उसमें से गुजर जाएंगी। एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन इज कॉल्ड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, इसकी जो पट्टियां बनेंगी डिटेक्टर के ऊपर, उसे हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और वही बात, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द एलिमेंट, जो एलिमेंट ने एब्जॉर्ब किया, अपीयर एज ए डार्क लाइन, वहां पे डार्क लाइन होंगी, और जो बाकी सारा हिस्सा क्या होगा, व्हाइट बैकग्राउंड होगा, यानी ब्राइट बैकग्राउंड होगा। ठीक है, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पहले एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ एमिट कर रहा था ठंडा होने के लिए, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में गर्म होने के लिए वही वेवलेंथ क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और बड़ी अहम बात, वही बात, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द पोजीशन ऑफ द वेवलेंथ अपीयरिंग इन बोथ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर एग्जैक्टली सेम। सेम है क्या मतलब, एमिशन में जो ब्राइट लाइन थी, एब्जॉर्प्शन में वही हिस्सा, वही पोजीशन, वो क्या होंगे, डार्क होंगे। ठीक है, इन emission spectrum these lines appear as a bright because corresponding wavelengths are being emitted, कि वहां पे वही मुत्तलका वेवलेंथ emit हो रही हैं by the element, whereas they appear dark in absorption, और इसका मतलब है जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वही हिस्से क्या होंगे, डार्क होंगे, बिकॉज द वेवलेंथ आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड ऑफ द बाय द एलिमेंट। अब वो एलिमेंट उसी वेवलेंथ को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एमिशन में उसी वेवलेंथ को वो एमिट कर रहा है, खारिज कर रहा है, और वो ब्राइट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन में उसी वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रहा है और वो वहां पे डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था ऑल अबाउट एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और यहाँ पे आप लोग इसके डायग्राम को बड़े सिंपल अंदाज में बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट आगे देखें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो अगर आप गौर करें तो वही बात जो अभी आपको मैंने कहा कि हम लोग किसी चीज को गर्म करने के लिए उसे या तो बिजली देते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, या उसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर गर्म करके, या जो है वो उसको वोलाटिलाइज करते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए हम लोग इसे गर्म करते हैं, किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब में एट वेरी लो प्रेशर, और आपको ब्लूइश लाइट एमिट होती हुई महसूस होती है इन द डिस्चार्ज ट्यूब। एंड दिस लाइट इवन व्यूड इन अ स्पेक्ट्रोमीटर, जब इसको स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं तो ये आपको बहुत सारी सेवरल आइसोलेटेड, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड अलग अलग शार्प लाइन में नजर आते हैं, और दे आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। यानी वो जो ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट नजर आते हैं उन्हें हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं, और वो डेफिनेट वेवलेंथ की होती हैं। ठीक है, एंड द वेवलेंथ ऑफ दीज लाइंस लाई, अब ये जो वेवलेंथ है 3 रीजन में पाई जाती हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। एक विजिबल रीजन जो आपको नजर आ रहा होता है, एक अल्ट्रावायलेट रीजन जो इसकी एनर्जी वायलेट से ज्यादा होती है, एक इंफ्रारेड जिसकी एनर्जी रेड से कम होती है। ठीक है, दीज स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स, यानी अगर आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रोमीटर में ऑब्जर्व करें, स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वहां पे आपको स्पेक्ट्रल लाइंस के जो डार्क और ब्राइट स्पॉट्स हैं उनके 5 ग्रुप नजर आते हैं। ठीक है, और हर ग्रुप को उस साइंटिस्ट के नाम पर ग्रुप दिया गया है जिसने इसको पहले डिस्कवर किया था। मसलन लेमन सीरीज, लेमन एक साइंटिस्ट था। बाल्मर सीरीज, बाल्मर भी एक साइंटिस्ट था। पाशन सीरीज, ये भी एक साइंटिस्ट था।
उसके बाद ब्रैकेट सीरीज, ये भी एक साइंटिस्ट था, ब्रैकेट पफांड, ये भी एक साइंटिस्ट था। ये पांचों जो सीरीज हैं किस किस रीजन में फॉल करती है? लेमन अल्ट्रावायलेट में, यानी इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बाल्मर विजिबल रीजन में फॉल करती हैं। बाकी बाकी तीनों जो हैं वो किस में फॉल करती हैं? इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती हैं। इट मीन के इनकी एनर्जी अल्ट्रा वायलेट होती है, मतलब वायलेट से ज्यादा होती है अल्ट्रा वायलेट की। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा मतलब ज्यादा, वायलेट वायलेट से जिनकी एनर्जी ज्यादा, वायलेट से उनकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। ये छोटी वेवलेंथ के लिए, यानी इनमें एनर्जी ज्यादा होती है। बाल्मर सीरीज ये विजिबल रीजन में है क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और पाशन, ब्रैकेट और प्रोफांड ये और भी कम हो जाएंगी। अब बड़ी अहम बात, फर्स्ट फोर सीरीज वर डिस्कवर्ड बिफोर बोहर मॉडल इन 1930। 1913 में बोहर ने जो मॉडल पेश किया, उससे पहले पहली चार सीरीज तो डिस्कवर कर ली थी साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब उनके जो वेव नंबर्स हैं ये उसने कैलकुलेट किए हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका हम इस लेक्चर के बाद, एक और लेक्चर उसके बाद वाला लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको वेव नंबर कैलकुलेट करने का तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी आपने इसको, इस टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है। जब वो तरीका आ जाएगा तो फिर ये टेबल बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, और इस टेबल में गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, बस इतना थोड़ा पढ़ लें कि टेबल क्या कह रहा है। लेमन सीरीज टू प्रोफांड सीरीज, लेमन से प्रोफांड सीरीज में जो वेव नंबर है डिक्रीज करता है ऊपर से नीचे। देखो, सॉरी, नीचे से ऊपर डिक्रीज कर रहा है वेव। हाँ, लेमन टू प्रोफांड, अगर इधर की बात करें, राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, 82, 15, 5, 2 एंड 1। अब इसका मतलब ये हुआ कि लेमन से प्रोफांड की तरफ आते हुए वेव नंबर कम होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम होती है तो मतलब फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होती है तो नंबर ऑफ वेव्स कम होती है। नंबर ऑफ वेव्स कम होती है मतलब 1 मीटर में नंबर ऑफ वेव्स कम होंगी तो हम कहेंगे कि वेव नंबर कम है। तो यहाँ पे उसके बाद ये उसने वेव नंबर को बस सिर्फ आपने ये इसमें ध्यान में रखना है कि वेव नंबर लेमन से प्रोफांड सीरीज तक क्या होता है? कम होता है। आगे, द लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज हैव बीन स्पेसिफिक नेम, इनको डिवाइड कर दिया गया लाइन को, एच अल्फा, एच बीटा, एच गैमा, एच डेल्टा। ठीक है, और आगे मजीद उसको नाम देने की उसने जरूरत नहीं की, लेकिन बहरहाल आपने चार सीरीज की। अब ये लाइंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये हमें इसके ओरिजिन से पता चलता है। कैसे? गौर से देखिएगा, ये ओरिजिन आपको समझ आ गया ना, तो फिर आपको आगे जो इनके वेव नंबर हैं वो कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। देखो, ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल, बोहर मॉडल की बेस पर इसका ये जो सीरीज है, चूंकि ये चार सीरीज इनमें से बोहर से पहले डिस्कवर हो चुकी, तो बोहर ने फिर इनको एक्सप्लेन किया कि ये क्यों पैदा हो रही हैं। अब देखें, बोहर के मुताबिक ये एनर्जी लेवल्स हैं, और अभी कल के लेक्चर में आपने ये कैलकुलेट किया, बल्कि नहीं, परसों के लेक्चर में आपने ये कैलकुलेट किया कि पहले और दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा होता है, दूसरे और तीसरे में एनर्जी का गैप कम होता है, तीसरे और चौथे के दरमियान एनर्जी का गैप और कम, चौथे पांचवें के दरमियान और कम, छठे सातवें के दरमियान और कम, और आहिस्ता आहिस्ता जब इन्फिनिटी पे जाता है तो बिल्कुल भी असर खत्म हो जाता है और इनके दरमियान एनर्जी का गैप इंतहाई कम होता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू बोहर, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व इन एनी ऑफ द ऑर्बिट डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का एक एटम तो नहीं होता, एक मोल में यानी 1.008 ग्राम में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और एवोगैड्रोस नंबर में हर एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑर्बिट में नहीं होते, किसी के दूसरे में होते हैं, किसी के तीसरे में होते हैं, किसी के चौथे में होते हैं, किसी के पांचवें में होते हैं, किसी के छठे में होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जी। हर एक के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब वो एटम जिनके इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में हैं और वो गर्म है, यानी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में से हैं, कुछ एटमों के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फर्स्ट और सातवें शल में होंगे,
तो सातवें से पहले पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एनर्जी खारिज करेंगे, फिर छठे पे होंगे तो छठे से पहले पे, फिर पांचवें से पहले पे, फिर चौथे से पहले पे, फिर तीसरे से पहले पे, फिर दूसरे से पहले पे। तो इसका मतलब है कि हर ऑर्बिट से जब टारगेट आपका पहला ऑर्बिट होगा तो चूंकि इनमें एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा होता है पहले और दूसरे के दरमियान, तो इसीलिए एनर्जी का गैप देखो ना, यहां से लेकर यहां तक एनर्जी का गैप कितना ज्यादा है, तो इसीलिए इनकी एनर्जी ज्यादा होती है और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती हैं। और ये लेमन ने डिस्कवर की थी और उसने बोहर ने फिर इसको एक्सप्लेन किया कि लेमन सीरीज क्यों पैदा हो रही हैं। देखो अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मे रिवॉल्व इन एनी ऑफ द ऑर्बिट डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी, एनर्जी के मुताबिक किसी भी ऑर्बिट में, जो ही नहीं पहले में, क्योंकि आप तो नॉर्मली देखते हैं कि हाइड्रोजन के पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज हीटेड आर सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब हाइड्रोजन गैस को गर्म करते हैं या उसको बिजली गुजारते हैं उसमें से, इट्स इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑफ लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट एब्जॉर्बिंग पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ एनर्जी, वो खास वेवलेंथ ऑफ एनर्जी को रिजर्व करके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। सब्सिक्वेंटली व्हेन इट कम्स बैक, अब जो सीरीज एमिशन स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन का है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है कि सब्सिक्वेंटली नतीजे के तौर पर व्हेन इट कम्स बैक द सेम एनर्जी इज रिलीज, वो जो गर्म होने के दौरान उसने रिजर्व की हुई है, आपने एटॉमिक एमिशन एब्जॉर्प्शन फैक्टर में ये पढ़ा हुआ है ना कि जो एनर्जी रिजर्व करता है वही एनर्जी क्या करता है, खारिज करता है। इसका मतलब है सेम एनर्जी वो जो उसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या गर्म करने पर एब्जॉर्ब की थी, वही एनर्जी वो क्या करेगा, एमिट करेगा इन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। दिस एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड एज ए रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइन, ये ब्राइट लाइन की शक्ल में आपको ये नजर आते हैं, सीन इन द सर्टन रीजन, जो एक खास रीजन में नजर आती हैं ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा में ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब वो सारी एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि लेमन सीरीज क्यों पैदा होती हैं। अब ये लेमन सीरीज के बारे में अगर मैं इसको थोड़ा सा पूरे पेज को कॉपी करूं, नहीं ये नहीं होगा, एक मिनट, चले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएं। ये देखिएगा, ये देखें, चलें, ये देखें, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लेमन सीरीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 यानी ऊपर वाला हायर एनर्जी ऑर्बिट 2 3 4 5 टू n1, यानी जब टारगेट जो है वो पहला ऑर्बिट हो, जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे आए तो जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है, उस सीरीज प्रोड्यूस होती है, उसको लेमन सीरीज कहते हैं। लेमन डिड नॉट नो दिस रीजन, वो इस रीजन को नहीं जानता था, ठीक है। तो ये बोहर ने एक्सप्लेन किया था, चूंकि ये बोहर से पहले डिस्कवर हो चुकी थी इसलिए उनको तो ये नहीं पता था, लेकिन बोहर ने फिर कहा कि यार लेमन सीरीज इसलिए पैदा होती है कि जब सारे एटमों के, जो बहुत सारे एटम हैं, 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो उनमें से कुछ एटमों के इलेक्ट्रॉन जब सातवें से पहले पे आते हैं तो जो एनर्जी एमिट करते हैं, फिर छठे से पहले पे, फिर पांचवें से पहले पे, कुछ के जो है वो तीसरे से पहले पे आते हैं, तो वो सारी इनके दरमियान एनर्जी गैप वो एक दूसरे के करीब करीब होता है, इसलिए वो ग्रुप की सूरत में रेडिएशन एमिट होती हैं और ये आपको लेमन सीरीज के फॉर्म में अल्ट्रा वायलेट रीजन में आपको नजर आती हैं। इसी तरह स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइन जो बाल्मर सीरीज में है वो 1887 में, देखो तकरीबन 26 साल पहले, बोहर के मॉडल से 26 साल पहले डिस्कवर हुई थी और इसको एक्सप्लेन ना कर सका बाल्मर, तो फिर इसको एक्सप्लेन बोहर ने ऐसे किया, उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन n2 यानी हायर ऑर्बिट 3 4 5 2 2 पे, जब n1 2 पे, यानी जब टारगेट एलिमेंट दूसरा टारगेट शेल या टारगेट ऑर्बिट क्या हो, दूसरा हो, हायर से दूसरे पे आए, तो देखो यहाँ पे एनर्जी का गैप बहुत कम है, इसीलिए ये किस रीजन में फॉल करती हैं, वो विजिबल रीजन में फॉल करती हैं, ठीक है। इन द सेम वे पाशन ब्रैकेट प्रफंड सीरीज
लाइंस इसलिए प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। कहाँ पे ट्रांजिट करता है? ब्रैकेट पाशन कब पैदा होती है? जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन तीसरे पे आए। ये डायग्राम आप बना सकते हैं। फिर जब चौथे पे आएगा तो कौन सी सीरीज पैदा होंगी? ब्रैकेट। और जब पांचवें से लोअर पे आएगा तो वो कौन सी सीरीज पैदा करेगा? फंड। तो यहाँ तक ही सीरीज अभी तक डिस्कवर हुई थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। नेक्स्ट जो है, अब इस सारे लेक्चर को थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं, नेक्स्ट हम आगे एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे। देखें, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की दो किस्में हैं, एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कि जब आप किसी भी एलिमेंट को वोलेटाइलाइज करते हैं या गैसियस स्टेट में उसको गर्म करते हैं या उसमें से बिजली गुजारते हैं तो वो गर्म हो जाता है और वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, कर चुका होता है। जब वो ठंडा होता है तो वही रेडिएशन वो डिफरेंट वेवलेंथ की सूरत में एमिट करता है, और जो एमिट करता है वो ब्राइट लाइंस होती हैं और बाकी सारा क्या होगा? डार्क बैकग्राउंड होगा। इसीलिए इसको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एलिमेंट पहले से ठंडा होता है, अब आप उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहे हैं, जो पहले वो जज़ब करता था और एमिट कर रहा था, अब वो क्या करेगा? वही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और जो वेवलेंथ उधर एमिट कर रहा था यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए वहां पे डार्क स्पॉट होंगे, बाकी सारी वो गुजर जाएंगी, उसमें से ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो इस तरह बाकी सारा बैकग्राउंड क्या होगा? व्हाइट होगा, ब्राइट होगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि एटॉमिक एमिशन में जो ब्राइट लाइंस हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में उसी जगह पे क्या होंगे? डार्क बैकग्राउंड होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक एमिशन में वही वेवलेंथ एमिट हो रही है, खारिज हो रही है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में वही क्या हो रही है? जज़ब हो रही है। अब इसी तरह हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा अगर आप जब उसको गर्म करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से डिस्चार्ज ट्यूब में, तो वो गर्म होने के बाद जब वो ठंडा होता है तो आपको मुख्तलिफ तरह की स्पेक्ट्रल सीरीज, यानी जो कलर्ड वेवलेंथ की मखसूस वेवलेंथ की सीरीज आपको बना के देता है, और उन सीरीज को आइसोलेटेड शार्प लाइन कहते हैं, और इन लाइन को स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहते हैं। अब इनकी जो वेवलेंथ है वो मुख्तलिफ रीजन में फॉल करती है, कुछ अल्ट्रा वायलेट में, कुछ इंफ्रारेड में, कुछ विजिबल में। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में जो 5 सीरीज डिस्कवर हुई वो साइंटिस्ट के नाम से, जिसने इनको डिस्कवर किया उसी के मुताबिक, लेमन साइंटिस्ट था, बाल्मर साइंटिस्ट था, पाशन साइंटिस्ट था, ब्रैकेट भी साइंटिस्ट था, और पफंड भी साइंटिस्ट था। तो इन पांचों ने जैसे जैसे ये डिस्कवर की उसी के मुताबिक इनके नाम रख दिए गए। सिर्फ लेमन अल्ट्रावायलेट में है और बाल्मर विजिबल में है, बाकी सारी क्या है? इंफ्रारेड में। इनमें से 4 बोहर के मॉडल से पहले डिस्कवर हो चुकी थी और वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सके थे साइंटिस्ट जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था कि ये क्यों पैदा होती है। फिर बोहर ने इनको एक्सप्लेन भी किया था। तो देखो, वो इस टेबल से, वो वेव नंबर का टेबल उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है, वो कैलकुलेट करने का तरीका हम नेक्स्ट लेक्चर में, यानी आज के बाद जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें बस सिर्फ इतना याद रखो कि लेमन सीरीज में वेव नंबर बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रीजन में एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए वेव नंबर भी ज्यादा होगा। और इसी तरह परफॉर्म में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इसलिए वेवलेंथ कम ज्यादा होगी, और वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वेव की तादाद कम होगी, वेव की तादाद कम होगी तो वेव नंबर भी कम होगा। और देखो, लेमन से परफॉर्म तक वेव नंबर कम होता जा रहा है। अब ये क्यों पैदा होते हैं, ये बोहर ने एक्सप्लेन किया था, और उसने कहा था कि जब हाइड्रोजन को गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद जब वो ठंडा होता है, ठीक है, तो वो वेवलेंथ जो है वो पहले एब्जॉर्ब कर कर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं। जब वो ठंडा होते हैं तो वो जब हायर से लोअर पे आते हैं तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ को रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करते हैं मुख्तलिफ रीजन में। और वो रीजन आपके पास कौन से हैं? अल्ट्रावायलेट रीजन है, विजिबल रीजन है, इंफ्रारेड रीजन है। तो देखें, लेमन की सीरीज जो पैदा हुई, बोहर ने कहा था कि ये तब पैदा होती हैं क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से किधर टारगेट हो रहे हैं? N1 यानी लोअर ऑर्बिट। N1 से मुराद लोअर ऑर्बिट है और N2 से मुराद क्या है? हायर ऑर्बिट है। कोई भी हायर ऑर्बिट हो सकता है, 2, 3, 4, 5 से N1 लोअर ऑर्बिट अगर 1 पे आ रहा है तो लेमन सीरीज, लेमन को इसकी रीजन नहीं पता थी।
ये क्यों पैदा होती हैं? तो बोहर ने बताया कि जब हायर से पहले पे आते हैं तब ये पैदा होती हैं। फिर बाल्मर सीरीज कब पैदा होती हैं? जब हायर से सेकंड पे आएंगे। और फिर इसी तरह पार्शियल ब्रैकेट और प्रोफाउंड कब पैदा होती हैं? जब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे रिस्पेक्टिवली आएंगे। तो ये सीरीज जो है आपने इनको याद करना है। आज के लिए इतना ही रहने दें। नेक्स्ट हम एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अखज़ करेंगे, फिर वहां से एनर्जी डिफरेंस की मदद से वेव नंबर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और फिर एंड में अगर आप देखें तो ये देखो, ये वेव नंबर कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताया गया है। तो कल इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में, जिसमें हम लोग एनर्जी डिफरेंस और वेव नंबर को कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, और फिर आगे लास्ट में हम वेव नंबर कैलकुलेट करके मुख्तलिफ सीरीज का, यानी ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज के वेव नंबर कैलकुलेट करके फिर वहां से आगे डिफेक्ट्स और बोहर मॉडल को डिस्कस करके इस चैप्टर का पहला पार्ट हम माइंड अप कर लेंगे। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इंशाल्लाह हम इसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेंगे। और प्लीज प्लीज इसमें साथ साथ याद करते जाइएगा। इसमें से जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके पास की बुक्स मौजूद होंगी, वहां से आप इन टॉपिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन को भी देख सकती हैं। ठीक है, जो पास पेपर्स में आए हुए हैं आप उन्हीं को याद कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच।